हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड सबके लिए बहुत ही शुक्रिया कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है। जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि भारत एक ऐसी कंट्री है कि जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे लोग हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री है। सबसे बड़ा इतिहास। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं जिसके पास इतनी अलग से संस्कृति हो, अलग सा इतिहास हो और जिसके पास कहने के लिए कुछ हो। ये हमारा देश ऐसा एकमेव देश है, अकेला देश है जिसके पास ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स है, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके एग्जाम्पल्स हम देते रहते हैं। ऐसे एक बार की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक छोटी सी कहानी है और कितना आदमी महान हो सकता है साइंस के आगे होता है। साइंस के आगे भी हमारी बुद्धि होती है, साइंस के आगे भी हमारे पास बहुत सारी कामयाबी होती है और ऐसे बहुत सारे लोग की नेचर गिफ्टेड पर्सन होते हैं। एक बार जो घटना है बहुत ही पुरानी है और नियर अबाउट बिफोर द इंडिपेंडेंस की ये घटना है। कुछ 30-32 साल का आदमी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और उस टाइम की ट्रेन जो थी तो सबके लिए कंफर्टेबल सबके लिए होती थी और इसी ट्रेन में चल रही थी धीरे धीरे साउथ इंडिया की एक ट्रेन की जगह। और ऐसे में ट्रेन जो है एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ पे कोई ब्रिटिश अधिकारी लोग चढ़े, ब्रिटिश सैनिक जो थे वो चढ़े और उन्होंने देखा कि कोई एक जो आदमी है सीट के पास। अब इनका तो काम ही होता है कि जैसे ही कोई इंडियन लोग बैठे तो उनका मज़ा लेना, उनकी मतलब टाइम पास करना, उनके साथ उनकी कमेंट्स करना, ये करना, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर होती रहती है। और ब्रिटिश लोगों को तो चाहिए था, वो तो उनका अधिकार थे, इस तरह से समझते थे। और ऐसे एक जो आदमी था वो धोती कुर्ता पहन के, सर पे एक टोपी पगड़ी पहन के बैठा हुआ खिड़की के पास रेलवे के और बाहर का नज़ारा जो है उसका एंजॉयमेंट कर रहा है। ऐसे में कुछ जो ब्रिटिश लोग थे, सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, तो उसके मज़ा लेने लग गए कि हो दिस इज़ इंडियन पर्सन, दिस इज़ इंडियन, बहुत सारी बातें वो बोलने लग गए। उनके साथ साथ कुछ भारतीय थे, वो भी उसको कुछ बोलने लग गए। उनको लगा कि कोई होगा एक धोती पंचा छाप आदमी है, उसको क्या समझ में आता है, और उसकी मज़ा लेने लग गए। अब ये यंग था थोड़े से, तो बैठा आराम से, ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो बड़े लोग होते हैं तो ये महान लोग, इनका यही होता है कि लोग क्या कहते हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। लोगों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा नहीं होता है, वो अपने बारे में सोचते हैं। दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड व्हाट दे हैव टू डू फॉर नेशन, दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। वो अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं, ऐसे फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये इनसे सीखने को भी मिलता है। अब ठीक है, तो वो तो बैठे ऐसे। अब धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी तो अचानक से तंग आ गया होगा शायद, ऐसा सबको लगा, और उन्होंने ट्रेन की चेन खींच ली। जैसे ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन खड़ी हो गई। और जैसे ट्रेन खड़ी होती तो ड्राइवर जो थे बहुत चिल्लाने लगे कि अरे कहाँ से हुई। और ये सिंपल, सबको पता है कि जैसे ट्रेन चेन खींचते हैं तो ट्रेन रुकती है और वो डब्बे का नंबर इंजन के पास चला जाता है। अब जैसे सारे इंजन के ड्राइवर वगैरह, पुलिस वाले, जो फॉरमैन, सब आए वहाँ पे और देखा, उसको पकड़ा कि अरे तूने चेन क्यों खींची। तुमने चेन, पहले तो पूछा किसने चेन खींची, तो उन्होंने कहा मैंने चेन खींची, आई डिड इट। तो पूछा क्यों भाई, क्या ज़रूरत है चेन खींचने की, क्या ज़रूरत है आपको, क्यों खींचे आपने चेन। बोले ठीक है, देखिए मुझे एक प्रॉब्लम है कि आगे जो कुछ अंतर पे है, नियर अबाउट आधा किलोमीटर होगा या कुछ होगा, तो यहाँ पे पटरी टूटी हुई है और ये पटरी टूटी है इसलिए मैंने चेन खींच ली, इतने लोगों की जान बचाने के लिए। ठीक है, अब ऐसे अगर कोई बात करता है तो आप कैसे मान लोगे? आपको लगेगा ये आदमी थोड़ा सा सटिया गया है, कुछ बोल रहा है, ऐसे कैसे होगा कि आधा किलोमीटर पे पटरी टूटी, आप कैसे मान लोगे? तो सारे बोलने लगे कि तुम्हें कैसे पता? तो लगा मैं इंजीनियर हूँ और देखिए मुझे आवाज़ जो थी उसमें थोड़ी सी समझ में आया कि पटरी आगे टूट सकती है। तो जाके देखा तो सच में पटरी टूटी थी और आधी जो पटरी, जो नट बोल्ट खोल के पड़े हुए थे और सब, एक जो बेल्ट था वो निकाल के फेंका हुआ था। अब वो सारे लोग देखने लग गए उस आदमी की तरफ कि अरे ये है क्या, व्हाट इज़, क्योंकि इसने तो किया नहीं होगा, क्योंकि अपने साथ बैठा है, कई घंटों से ट्रैवल कर रहे थे, उसको थोड़ा पता होगा। तो उसने कहा कि देखिए ये जो, पहली बात तो अंग्रेज़ों को शक आ गया उसके दिमाग में, उनके दिमाग में यही कि इसमें कुछ किया होगा। तो पूछा कि तुम्हें कैसे पता? कि देखो भाई, ये जो ट्रेन चल रही थी, ट्रेन की जो स्पीड है
वो अचानक से धीमी धीमी होती गई, और जो रनिंग की जो उसकी स्पीड है, उसका जो आवाज़ है वो बदल गया। और देखो, स्पेशली तो मैं इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले उसी इंसान की। वो नाम सुनकर तब तक ये जो नाम था वो इंग्लैंड के महारानी तक पहुंच चुका था। तो भारतीयों को क्यों नहीं पता होगा, लेकिन देखा किसी ने था नहीं। तो सब लोग उनको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए और बहुत ही ये हो गया कि इस आदमी को कैसे ये करें, हाउ टू, सब माफ़ी मांगने के सर सॉरी, हमने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं और आपको ये सब कुछ बोल दिया। ये होती है महानता, ये होता है एजुकेशन, ये होते हैं इंजीनियर। आप कुछ भी बनो, आपके सेक्टर में इतने महान बनो, इतने बड़े बनो कि ऐसे बन जाए। तो आज की हमारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनके बारे में जो हम बात करने वाले हैं। किसी इंसान, आज जो इंजीनियरिंग हम देखते हैं उसके बारे में और उनकी इंजीनियरिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। जो भगीरथ, जो हम कहते हैं कि भगीरथ ने इतने साल तपस्या की और गंगा को अवतरित किया, तो मैं मानता हूँ, ऐसे सब मानते, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि विश्वेश्वरैया जी को साउथ इंडिया का भगीरथ कहा जाता है। अगर साउथ इंडिया की डेवलपमेंट में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान होगा तो ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर का है, बहुत ज़्यादा, जिनको प्यार से लोग MV के नाम से जानते थे। 15 सितंबर 1860 में कोलार डिस्ट्रिक्ट में जन्मे, कर्नाटक मैसूर के पास कोलार डिस्ट्रिक्ट में जन्मे विश्वेश्वरैया जी, जिनके पिताजी का नाम श्रीनिवास शास्त्री और माताजी का नाम वेंकचम्मा देवी था। बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के और मैथ, ये साइंस वगैरह, इनमें बहुत सारी रुचि रखने वाले विश्वेश्वरैया जी, MV जी। मैं अभी ज़्यादातर इनका जो उच्चारण है MV करूँगा, तो आप उसको भी ध्यान में रखिए। तो MV जी बचपन से बहुत चालाक और बहुत ही होशियार विद्यार्थी थे, और अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने वहीं पे कोलार डिस्ट्रिक्ट में ही किया, कोलार में ही किया, अपने गांव में ही किया। फिर वहाँ से उन्होंने BA की डिग्री भी हासिल की, और BA की डिग्री हासिल 1881 में BA की डिग्री हासिल करने के बाद वो पूना को चले गया। ध्यान में रखिए कि वहाँ इस टाइम में पूना और कोलकाता ये बहुत बड़े शहर थे, और वहीं पे एजुकेशन का सारा था। उन्होंने साइंस कॉलेज में एजुकेशन लिया, पूना के साइंस जो कॉलेज है वहाँ से उन्होंने BE की जो डिग्री है वो 1883 में हासिल की, और ये डिग्री लेने के बाद फिर वो गवर्नमेंट में ज्वाइंट हुए। और कुछ 22-23-24 साल का लड़का उस एजुकेशन में, पब्लिक डिपार्टमेंट में जब काम करता है, तो आप सोचिए, एंड ही हैज़ टेकन द पार्ट। उन्होंने वहाँ पे जॉब लिया, और उनकी पहली पोस्टिंग आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि नासिक, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में उनकी पहली पोस्टिंग हुई, और वहाँ से उन्होंने शुरू किया। तो वहाँ से कुछ नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो रीजन था, जिसमें धुले, जलगांव, नंदुरबार और नासिक, ये सब एरिया में जितने आज के बड़े बड़े ब्रिजेस का काम है या फिर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स के काम है, वो उनके हाथ में है, उनके इसमें हुए थे। जिसमें नासिक का जो ब्रिज होगा वो होगा, पुणे के जो ब्रिजेस है, पुणे का जो मुड़ा मुठा का जो ब्रिज है वो उनकी ही करामत है। ये जो सारे पब्लिक डिपार्टमेंट करते करते फिर वो ऐसी पोस्टिंग उनकी बहुत सारी होती गई, मुंबई से पुणे, नासिक, ऐसे करते करते उनकी पोस्टिंग बहुत हुई। और ऐसे में ये जो एक इंसान था वो इतना धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि उनकी काम करने की लगन की क्षमता, सबसे बड़ा उनका एसेट ये था कि वो एक तो बहुत प्रामाणिक, बहुत ही सख्त और अपने काम के प्रति बहुत लगाव रखने वाले इंसान थे। मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा, कोई भी ब्रिज बनाना हो तो उसकी सही तरीके से कैसे बनाया जाए, और नए नए डेवलपमेंट्स उसमें किए। फिर उनकी जो ये हुई थी, पोस्टिंग हुई, तो उनको डैम्स पोस्टिंग में उनको इंटरेस्ट आने लग गया, और उनको डैम बनाने के लिए प्रयास करने गया। कुछ 1932 के बीच की यह घटना होगी, जब उनको गवर्नमेंट ने सिंधु नदी का जो प्रकल्प था, सिंधु नदी पे ये बहुत सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात तो इनके अंदर ये थी, ये इंसान जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर किताब से, नाइटवुड किताब से नवाजा गया, ऐसे इंसान ने कभी भी अपने देश को अलग नहीं रखा, कभी देश को अपने से अलग नहीं रखा। सबसे पहली बात इनकी ये थी कि ये अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। इनको लगता था कि जहाँ से मैं आया हूँ, मेरे देश में, मेरे प्लेस पे ऐसा कुछ हो कि लोगों की एक तो पढ़ाई, सबसे पहले उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो था एजुकेशन जाना चाहिए।
और उन्होंने इन्हीं का प्रयास था कि पहली बार मैसूर में गर्ल्स हाई स्कूल खोली गई, गर्ल्स हॉस्टल खोली गई। ये तब की बात है। और पहली बार साउथ इंडिया में एजुकेशन का बहुत बड़ा फ्लो हुआ जब उनको मैसूर के महाराजा ने अपना महामंत्री नियुक्त किया। तो ये घटना थी 1932 की, जब उन्होंने सिंधु नदी पे उनकी पोस्टिंग हुई और उनको बताया गया कि आपको सिंधु नदी का जो पानी है उसको पानी को रोक कर आपको वो पानी पंजाब या जो आजू बाजू का एरिया है उसमें आपको डिवाइड करना है। तब की इस टाइम में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी कोई सॉल्यूशन इसके लिए नहीं होता था कि बड़े बड़े बांध कैसे बनाने हैं, तब का कोई इतना बड़ा बांध नहीं था कि जिसकी 12 महीने तक पानी उसको प्रोवाइड किया जाए। तब तक खड़कवासला जैसे कोई डैम थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे। राधानगरी जैसे बांध थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे। लेकिन एमवी जी ने पहली बार ये इंसान ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, और वो था कि वहाँ पे ऑटोमेटिक गेट बनाया। पुलिस सिस्टम जो आज वर्ल्ड फेमस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो पुलिस सिस्टम होती है। ऑटोमेटिक गेट ओपन करने की जो सिस्टम होती है, वो सिस्टम उन्होंने इन्वेंशन किया और उसके लिए पेटेंट किया। और तब सिंधु नदी पे एक बहुत बड़ा बांध हुआ, और वहाँ की जो जनता थी, नियर अबाउट जो पाक तो अब तक कश्मीर है या फिर पाकिस्तान या भारत का जो पार्ट है सिंधु नदी से, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तभी अपनी एज के नियर अबाउट 48 ईयर्स में वो रिटायर हो गए गवर्नमेंट के इसमें से। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से रिटायर होने के बाद भी कभी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, लोगों के लिए कुछ करते रहे, और यही करने की चाहत थी। और उनका ज्ञान का जो गवर्नमेंट का जो रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो नियर अबाउट एज के एक पर्टिकुलर एज में, जो अब ये है 50-55 की एज में, वो रिटायर कर देते। अब ये जो सारी चीज़ें थी वो मैसूर के जो महाराजा थे कृष्णराज देव जी, उनके ध्यान में आ गई कि ये इंसान को हमें छोड़ना नहीं, ये इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मीन्स इनका जो फ़ायदा है वो करना पड़ेगा। एक साधारण आदमी 60 की एज में इतना थक जाता है कि उससे कुछ काम नहीं होता, लिखा नहीं जाता। आप सोच सकते हो कि आज हम 20-30 साल के लड़के भी इतने थके भागे से रहते हैं, और ये इंसान अपने लास्ट डे तक, उनकी लाइफ थी 101 ईयर की, लास्ट डे में उन्होंने जो बुक्स लिखे थे वो बुक्स है रिकंस्ट्रक्शन द इंडिया, देन प्लान इकोनॉमी फॉर द इंडिया, ऐसे बुक्स उन्होंने लिखे, और ये बुक्स वर्ल्ड फेमस है। सोच सकते हैं हम, सिर्फ सोच सकते हैं, करना कुछ नहीं है। फिर 1912 में जब उनकी पोस्टिंग, मतलब उनको जो रिटायर होने के बाद मैसूर के महाराजा ने उनको अपना महामंत्री नियुक्त किया, मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अब उसमें चाहे तो आराम कर सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। भाई महाराजा का मंत्री तो बहुत सारा पैसा अंदर आ रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बन रही है, ये सब कर सकते थे। लेकिन इस इंसान ने वो नहीं किया। इस इंसान ने उस पैसों का सही इस्तेमाल किया। अब महाराजा ने उनको ये पहले ही बता दिया कि देखिए, और यहाँ पे उन्होंने जब कहा कि मुझे ये तो ये आपका जो पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ करना नहीं है, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और दैट इज़ माई ओनली टारगेट। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिए, मेरा पैसा और आपकी बुद्धि। देखिए महाराजा, राजा कौन होता है? तो वही जिनको ये जो कृष्णराज थे मैसूर के महाराजा, उनको राज ऋषि नाम से जाना जाता था। ये इनके राज को राम राज के नाम से जाना जाता था। कलयुग में जो 19वीं सेंचुरी में जिनके राज को सबसे बड़ा माना जाता था भारत में, महात्मा गांधी जिनको राजर्षि की पदवी दी थी, वो कृष्णराज। अब इन्होंने कहा कि मेरा पैसा है, मेरी संपत्ति है, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो बाहर किया है, और हमें एक विश्वास नहीं होगा कि यही मोक्षगुंड विश्वेश्वरैया जी है जिन्होंने इंग्लैंड के ब्रिजेस बनाए, इंग्लैंड के महल बनाए, जिनके प्लानिंग्स बनाई। जो आज हम आईफेल टावर जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, तो उनकी ये ब्रिजेस बनाए, ये सारी चीज़ें जो है, पानी को किस तरह से घुमाया जाए, किस तरह से ट्यूनल्स बनाए जाते हैं, किस तरह से पानी को यूज़ किया जाए। जैसे राधानगरी जो डैम है, राधानगरी डैम जो आपने बहुत सुना होगा, ये वर्ल्ड फेमस है। उसकी जो पानी जैसे बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली दरवाजे खुल जाते हैं और पानी बाहर निकलता है। तो ये डैम सर विश्वेश्वरैया जी के हाथ का ही बनाया गया है, इनके ही प्लान से बनाया गया। तो उस टाइम में गोदावरी नदी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था आंध्र प्रदेश के लिए और कर्नाटक, उस टाइम का कर्नाटक का जो एरिया था उसके लिए, मैसूर का। तो इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि गोदावरी नदी जब बाढ़ आती थी तो वो बहुत बाढ़ होती थी और बहुत प्रॉब्लम आती थी। तब
विश्वेश्वरैया जी ने प्लान किया कि वहाँ पे एक बांध बनाया जाए, एक बहुत बड़ा पानी उसको रोका जाए कि जिस पानी को पूरा आंध्र प्रदेश जो एरिया है, आंध्रा और कर्नाटक मिलकर बहुत पानी यूज़ करे और उसका उपयोग हो जाए। उन्होंने प्लान बनाया और वहाँ पे 1912 को नियर अबाउट 1918 के बीच एक बांध बनाया, जिसका काम तो चला लेकिन कुछ 10-12 साल वो काम चला और वो काम बना। और वहाँ की विश्वास नहीं करेंगे कि उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा बांध ये था और उसका नाम था कृष्णराज सागर, जो मैसूर में है। कृष्णा सागर जो डैम है, वो जो डैम है तो वो आज का, भले ही आज का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उस टाइम को सबसे बड़ा बांध था, जिसमें नियर अबाउट 2 किलोमीटर की ये लंबाई उसकी है और आधे किलोमीटर तक उसके दरवाजे बनाए गए। उसमें से 14 गेट थे, 14 में से 10 गेट ऑटोमेटिक होते थे, ऑटोमेटेड जो होते आज भी वैसे ही कंडीशन में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 100 साल होने के बाद भी वो दरवाजे आज भी वही कंडीशन में हैं और वैसे ही काम करते हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक यूज़ ना होते हुए भी ऑटोमेटिक दरवाजे बनाना, ये पेटेंट भी उन्होंने अपने नाम लिया और पेटेंट को अप्लाई किया। और जो बर्न है, स्वीडन ने उनको ये पेटेंट दिया और उसके लिए उनका नाम लिया जाता है। इसके लिए उनको सर ये नाइटहुड की किताब, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार था, जैसे भारत का भारत रत्न है वैसे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा था। और भारत में सर किताब पाने वाले वो उस टाइम के गिने चुने में लोगों से थे। फिर 1935 उसी एज में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम में उन्होंने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का बैंक ऑफ मैसूर और भद्रावती आयरन एंड स्टील रिसर्च जो वर्क है, वो फैक्ट्री, कृष्णा सागर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, मैसूर कॉलेज वगैरह होगा या इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इंजीनियर्स यूनिवर्सिटी है, मैसूर यूनिवर्सिटी, ये उनके प्रयास से बनी हुई सारी चीज़ें हैं और इनके ही प्रयास से कि वो सब बना। सबसे बड़ी बात तो कि मुंबई में भी उन्होंने अपना परिचय लगाया। वहाँ की सबसे बड़ी जो इंस्टा आज हम कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो 1935 में उनके ही प्रयास से बनी। और ये सारी चीज़ें बिफोर ब्रिटिश, मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस बनी, विद इन दैट ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लोगों ने उनको कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ा यह था कि उन कुछ अच्छे कर रहे थे और साउथ इंडिया में अच्छी से कर रहे हैं, इसीलिए उनको साउथ इंडिया का भागीरथी कहा जाता है। क्योंकि साउथ इंडिया की डेवलपमेंट जो है, वो सारे डेवलपमेंट सर विश्वेश्वरैया जी के प्रयास से हुई। अब उनका सबसे बड़ा प्रयास तो ये था कि 92 की एज में, आप सोच नहीं सकते, हम बहुत ये करते हैं। एक बार जब वो 92-93 के एज में थे, तो पटना नदी पे गंगा रिवर की किस तरह से प्लानिंग करनी है, तो गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे भेजा सर्वे करने के लिए, किस तरह से यहाँ पे बांध का जो पानी है वो बाढ़ आती है, कोसी नदी का पानी आता है, तो ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं। और जब वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के या इंडियन जो इंस्टीट्यूट थे, उनके सबके प्रेसिडेंट थे, उसी टाइम में उन्होंने हीराकुंड जैसा बांध होगा, दामोदर रिवर पर हीराकुंड बांध जो है उन्हीं के प्रयासों से बनाया गया है और ये भी होगा। और उस टाइम की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो पटना में जा रहे थे और रिवर का देखना था कि किस तरह से वहाँ पे मुआयना करना था, सर्वे करना था। उनके साथ में सारे यंग रिसर्चर्स, यंग इंजीनियर्स थे सारे, और ये सारे यंग इंजीनियर्स वहाँ खड़े रहे आराम से कि सर जी धूप इतनी है और वहाँ जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, जाएंगे कैसे। सोचिए 92 साल का, 92 इयर्स का एक बूढ़ा आदमी, जो उसको हम बूढ़ा नहीं कहेंगे, एजिड तरुण, एजिड यंग पर्सन, 92 इयर्स का ये यंग मैन वहाँ पे अकेला चलता चलता गया, गाड़ी नहीं जा सकती थी। इनके पीछे ये लोग थक गए, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ देखकर मुआयना करके आ गए। वहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स खड़े थे, उन्होंने पूछा कि अरे एमवी जी, मैं आपको सीधा सा बाकी कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे सिर्फ एक बात की पता नहीं चल रही है कि ये जो आपके पीछे है, ये पसीने पसीने हो गए, उनको चलाया जा रहा है और आप एक वहाँ से घूम के आ रहे हो। 92 की एज है आपकी, 92-93 की एज है, तो इसका पीछे क्या रहस्य है कि आपका चेहरा जो है आज भी ऐसा एकदम खिला खिला सा रहता है, क्या है क्या इसमें। तो उनका आंसर बड़ा मज़ेदार था। कोई दूसरा आदमी होता तो पता था कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ये सब बताता,
एमवी जी का आंसर बहुत सिंपल और साधारण आंसर था। देखिए किस तरह से घुमाया जाता टॉपिक को। उन्होंने उनको पत्रकार को कहा कि देखिए, रोज़ जो है बुढ़ापा जो है मेरे दरवाजे पे आता है और दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि मोक्षगुंडम है, एमवी है। तो मैं उसको अंदर से आवाज़ देता हूँ, नहीं नहीं घर पे नहीं, वो कल आना, वो कल आएंगे। और हर रोज़ बुढ़ापे से मेरी यही चलती है। मैं दरवाज़ा खोलता नहीं, मैं उसको कहता है कि तू बुढ़ापा वो मोक्षगुंडम कल आएगा, विश्वचर्या कराएगा, तब तू कल आना, उससे बात हो जाएगी, मेरे से वो होना नहीं। और वो जो बुढ़ापा है वो चला जाता है। इतना मज़ेदार आंसर, क्योंकि मैं कभी बूढ़ा हूँ ये मानता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे लास्ट सांस तक मैं ये करता रहूँ। सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि इनका जो काम के प्रति जो लगाव था, वो काम के प्रति बहुत लगाव, ईमानदारी से काम करना, अपने लोगों के लिए कुछ करना। इनका जो एक सबसे बड़ा जो योगदान है भारत में, तो ये सबसे पुलिस सिस्टम जो है, ऑटोमेटिक गेट्स है, इनके ये जनक है। और कृष्णा सागर जो है, इसने जिस तरह साउथ इंडिया को एक बड़ा मुकाम दिया वो वाला होगा, या कावेरी रिवर का पानी का केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु को सब ये करना देगा। कि मैं एक तेलुगु फैमिली से हूँ और मैं तेलुगु के ही लिए काम करूँगा, मैं तमिलनाडु से ही काम करूँगा, ऐसा नहीं किया उन्होंने। अपने एरिया से छोड़कर पूरे देश के बारे में सोचने वालों में से ये पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट में रहने के बाद भी अपने लोगों के बारे में सोचा। इसीलिए सर विश्वेश्वरैया जी इतने महान हैं और इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। और ये सब बातें बहुत ही नया कि आज के इंजीनियर्स जो हैं, इनको सीखने के लिए बहुत है। और यही है कि 15 सितंबर 1860 ये जो उनकी बर्थ डेट है, तो वो हम इंजीनियर्स डे नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और सारे इंजीनियर्स के लिए ये एक विश्वकर्मा है। और यह भी भारत सरकार ने इनकी ये खासियत को देखा, भारत सरकार ने ये सब बातें मानी कि हाँ, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन। और सेम वो हकदार भी थे। 1955 को उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया और ये सच में ही भारत रत्न थे। ऐसे एक महान इंसान 94 की एज में उन्होंने जब कुछ हुआ नहीं था, जहाँ तक कुछ नहीं हो रहा था, तो बैठकर अपना भारत कैसा होगा, मेरा भारत कैसा होगा, किस तरह से भारत को आगे बढ़ना चाहिए, ये जब उनको जवाहरलाल नेहरू ने कुछ सवाल पूछे थे कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जो बातें बताई सबसे बड़ी थी। और ये बता के फ़ायदा नहीं है, तो ये तो आज का गवर्नमेंट हो निकल जाएगा, कल किसी को पता नहीं रहेगा। तो उन्होंने बुक लिखी रिकन्स्ट्रक्टिंग इंडिया और प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये 2 बुक्स, ऐसे तो बहुत उनके और 4-5 बुक्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। और ये भारत की ऐसी बहुत गिनी चुनी बुक्स है कि जो लंदन के लाइब्रेरी तक पहुंची और लंदन के दरवाजे तक खटखटा क्या है, रानी का दरवाज़ा खटखटा दिया इन बुक्स है। और इसीलिए एमवी जो है वो इंजीनियरिंग सेक्टर के सबसे एक महान अभियंता के रूप में माने जाते हैं। एक राजनीतिक, एक सन्यासी व्यक्ति और एक सच्चा हिंदुस्तानी। इनकी यही एक उनका महानता है कि 100 ईयर्स जब उनके हुए तो भारत सरकार ने डाक टिकट शुरू किया और पोस्ट का टिकट उनके नाम से छापा। और ऐसे महान इंसान की जो डेथ थी वो 1100 और इस महान नेता का, इस महान व्यक्ति का 1861 तक उनका देहांत हो गया और ये देश छोड़ के चले। सबसे बड़ी बात इनकी ये देशभक्ति जो हमें होती है, ये हमें बहुत सिखा जाती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ हमारे देश के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान इंसान हमारे देश में हुए और इन्होंने हमें आज भी जीने का मकसद सिखाया। तो हमारे लाइफ का एक टारगेट होता है, एक मकसद होता है और यही मकसद लेकर हमें चलना चाहिए और उनसे बहुत सीखने की चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी जो है उनको ये सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि आज की जो जनरेशन है, मैं ये नहीं कहता कि वो जनरेशन बहुत ही ऐसे अलग मार्केट, लेकिन जिम्मेदारियों से भागकर कभी जिम्मेदारियां नहीं पूरी हो सकती। या फिर आप अपनी टारगेट को छोड़कर उस टारगेट के पीछे अगर जाते हो, सपनों को इतना बड़ा कीजिए, सपनों को इतना बड़ा रखना चाहिए कि लोग आपसे मिलने के लिए सपना देखें। सपना देखना ज़रूरी है, इतना बड़ा सपना, अपने सपनों को पीछे इतना भागिए कि लोग आपसे मिलने के लिए भी सपना देखें।
आपको मिलना भी एक सपना बन जाए किसी के लिए। यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके बारे में समझिए। और मेरा छोटा सा प्रयास यही है कि मैं ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में कुछ आपको 2 शब्द बताऊँ। थैंक यू। और भगवान हम लोगों को ऐसे ही महान इंजीनियर से मिलाए और बहुत सारे लोगों से मिलाए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बाय। नमस्कार।